The act of push or pull. The act of push or pull is called force. The act of push or pull is called force. दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर अगर अपन बात करें, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यस, नेचर में बेटा कौन कौन से फोर्सेस या कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल है? तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्या? तो जैसे अपन कह रहे कि दो पॉइंट लाइक चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हम फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है between two point like charges. Here K is called, ये वैसे ये फोर्स डिटेल स्टडी अपन 12th में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चैप्टर अपन पढ़ेंगे, वहां पे इसको अपन यूज करेंगे। K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसका एप्लीकेशन आप केमिस्ट्री में अभी देखोगे, केमिस्ट्री में जब आप बोर्स मॉडल पढ़ोगे है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उस चैप्टर के अंदर इसका यूज आप देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एंड जो एप्सिलॉन नॉट है उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेकेंड अपन कह रहे अगर हम मैग्नेट की बात करें, जैसे एक मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल है, अनदर बेटा साउथ पोल है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इसका पोल स्ट्रेंथ M1 है और इसका पोल स्ट्रेंथ M2 है। और इस दोनों के बीच में अगर मैग्नेटिक फोर्स पूछा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसको अपन कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। एंड M1 एंड M2 जो है दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। एंड म्यू नॉट को अपन कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो फर्स्ट जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टैटिक कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसको अपन कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कूलॉम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन पढ़ेंगे वहां पे इसको अपन डिराइव करेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, एक इंफॉर्मेशन मतलब फोर्स पढ़ रहे हैं इसलिए कितने टाइप्स ऑफ फोर्स हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ये वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, पहले ये सिलेबस में हुआ करता था, फर्स्ट चैप्टर इसी का था। फंडामेंटल फोर्सेज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर, ये सब अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे। फिजिकल वर्ल्ड करके एक मतलब चैप्टर था। सेकेंड अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। सेकेंड जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स।
gravitation force is the weakest force among all fundamental forces. Weakest force among all fundamental forces. Weakest force among all fundamental forces. दूसरा अपन कह रहे ग्रेविटेशन इज लॉन्ग रेंज फोर्स अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. लॉन्ग रेंज फोर्स अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. फोर्स होता क्या है, जैसे अपन कह रहे कि इस चैप्टर को अपन ग्रेविटेशन फोर्स करके एक डिटेल स्टडी करेंगे 11th में. ये जैसे एक मास m1 है, अनदर मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो दोनों मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा. ये ग्रेविटेशन फोर्स है. और यहाँ पे जो G है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होगा. इसको अपन कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. ये कैपिटल G की वैल्यू है. एंड ग्रेविटेशन फोर्स के बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फंडामेंटल, तो अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among all fundamental forces. The strongest force among all fundamental forces. फिर सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा. शॉर्ट रेंज फोर्स among all fundamental forces. सभी फंडामेंटल फोर्सेस में कम डिस्टेंस तक और कितनी डिस्टेंस तक एक्ट करता है बेटा, तो r लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर. जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट एक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स बेटा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैज attraction nature. A strong nuclear force has attraction nature. Attraction nature and acts between any two nucleons. Any two nucleons. And nucleons में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहेंगे. तो जो अपन कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम लगेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है. और ये फोर्स पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है कि भी प्रोटॉन है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा या न्यूट्रॉन है तो कम, ऐसा नहीं है. प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा. दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स that is the attraction force between nucleus and the some particle जो अपन कह रहे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस से एमिट होते हैं. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स is the attraction force
attraction force between nucleus and alpha, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स। तो अल्फा, बीटा, गामा और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। अगर बेटा अपन कह रहे कि इन सभी फोर्सेस की स्ट्रेंथ देखें तो अभी हमने कहा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथी फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थर्ड नंबर पर बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे लेस्ट बेटा ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। अगर हम रेंज की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन फोर्स इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे अपन कहेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ अपन कह रहे स्ट्रॉन्ग, सबसे लेस्ट जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अभी अपन कह रहे कि इन नेचर बेटा, नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, ऑल फोर्सेस आर द पार्ट ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस हैं नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। इन नेचर all forces are of the part of all forces are the part of these fundamental forces। The fundamental forces, इन सभी फंडामेंटल फोर्सेस का पार्ट है मोशन में। फर्स्ट अपन देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज, इसको अपन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ कहता क्या है फर्स्ट लॉ? तो according to Newton's first law, according to Newton's first law, an object is continue in motion or in rest until an external force is zero। हम कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में या रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा।
तो अकॉर्डिंग टू Newton's first law, an object is continuous in motion or in rest until an external force is zero. जब तक अपन कह रहे कि फोर्स जीरो है। अभी बेटा इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर अपने को पूछा जाए व्हाट इज इनर्शिया, यस इनर्शिया बेटा किसे कह सकते हैं, व्हाट इज इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कुछ आइडिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन स्टेट, किसी स्टेट चेंज का अपोज करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। एंड मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा होगा तो उसका अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करने की जो टेंडेंसी सॉरी मास है इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपोज करने की जो टेंडेंसी है स्टेट चेंज का उसको अपन इनर्शिया कहेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अपोज ज्यादा कब करेगा, जब उसका मास ज्यादा है। जैसे एक हैवी मास है उसको अगर मोशन में लाना है तो हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई हैवी मास मोशन कर रहा है और उसको स्टॉप करना है तो हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो स्टेट चेंज का अपोज ज्यादा करेगा। तो अभी अपन कह रहे कि इस इनर्शिया को अगर हम क्लासिफाई करें तो इनर्शिया थ्री टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। इनर्शिया को अगर अपन क्लासिफाई करें तो अपन थ्री टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे रेस्ट इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड अपन कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड अपन कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, सेकेंड अपन कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अपन कहेंगे टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन रेस्ट कंडीशन। टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन रेस्ट कंडीशन। द चेंज इन रेस्ट कंडीशन। टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन रेस्ट कंडीशन। सेकेंड अपन कह रहे इनर्शिया ऑफ मोशन टेंडेंसी टू oppose the change in motion. The change in motion. And third one, tendency to oppose the change in direction. Change in direction. First अपन कह रहे tendency to oppose the change in rest condition. Second one is tendency to oppose the change in motion. And third, tendency to oppose the change in direction. अभी देखो अपोज रेस्ट कंडीशन को कैसे अपोज करता है। जैसे हम बस में खड़े हैं, अचानक से बस स्टार्ट हो गई तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। रीजन क्या है कि जब हम बस में खड़े हैं, जैसी बस मोशन स्टार्ट की, अपनी फिट बस के कांटेक्ट में है तो उस पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, बट बॉडी का अपर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में नहीं है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है, तो वो अपनी रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करना चाहेगा। तो बॉडी अपन पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो दैट इज द
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वही अगर बस मोशन कर रही है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। रीजन क्या है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए अपने फीट बस के कांटेक्ट में है, तो फीट तो रेस्ट में आ गए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा, बट बॉडी का अपर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। सेम थिंग जब एक स्ट्रेट पाथ पे बस जा रही है और अचानक से ड्राइवर ने टर्न कर दिया, टर्न आ गया, तो हम सीट के दूसरी तरफ चले जाते हैं। रीजन क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसलिए अपन कह रहे कि वो पहले की डायरेक्शन में जाएगी, तो हम सीट के दूसरी तरफ पे चले जाते हैं। तो ये सभी अपन कह रहे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर दिया। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को एक इम्पल्सिव फोर्स लगाता हूँ, कार्डबोर्ड को बेटा आपने एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इम्पल्स दिया, तो क्या होगा, इम्पल्स देने का मतलब ऐसे जैसे एकदम सडन फोर्स लगाया, एक जर्क लगाया, तो कार्डबोर्ड है वो तो हट जाएगा और कॉइन है वो ग्लास में गिर जाता है। और कॉइन ग्लास में गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड पे सडन एक मोमेंट्री फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट कॉइन पर एक्सटर्नल फोर्स अब भी जीरो होगा। तो उस केस में अपन कह रहे कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, तो कॉइन ग्लास में गिर जाता है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई a momentary force, a momentary force on a cardboard, then cardboard moves away, but coin due to inertia pressed, inertia pressed fall into glass. Cardboard due to inertia pressed fall into glass. अपन कह रहे कि ग्लास के अंदर गिर जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे बेटा अपन कह रहे ये अपने पास एक स्ट्रिंग ए है, ये बेटा ब्लॉक ऑफ मास एम है, अनदर स्ट्रिंग बी है। अभी बेटा अपन क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को हम ऐसे जर्क दे रहे हैं, है ना, ऐसे इस टाइप से एक इम्पल्सिव फोर्स दे रहे हैं। तो अपने को पूछा गया कि कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी, ए स्ट्रिंग ब्रेक होगी या बी। when we apply when we apply the sudden jerk on the string B, then which string will break first, which string will break first, कौन सी स्ट्रिंग तब पहले टूटेगी, ये अपने को बताना है। बताओ कौन सी पहले टूटेगी। But sir, हम्म if you apply higher force on the string, then A will break, right? नहीं Even if अपन it's sudden. नहीं, अगर हम सडन फोर्स अप्लाई करेंगे, वो मैग्नीट्यूड उसका हाई है, तो बी के टूटने की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। सडन फोर्स जर्क का मतलब ही ये होता है फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, उसको हम जर्क कहेंगे, उसको हम इम्पल्स कहेंगे, आगे हम डिफाइन करेंगे। इम्पल्सिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं,
एक मोमेंट्री फोर्स, जैसे मैंने कार्डबोर्ड को इस टाइप से हिट किया था, तो ये जो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है बट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट में है, तो वो टाइम इतना कम है कि वो फोर्स बी से ए तक गया ही नहीं, ब्लॉक ने उसको ट्रांसफर होने दिया ही नहीं, इसलिए पहले स्ट्रिंग बी ब्रेक होगी जब हम इंपल्सिव फोर्स जर्क अप्लाई करेंगे। अगर मैं कंटिन्यू कोई फोर्स अप्लाई करता हूं देन स्ट्रिंग ए विल ब्रेक फर्स्ट। दोनों में डिफरेंस है, जब मैं जर्क अप्लाई करूंगा तो बी पहले ब्रेक होगी, जब मैं कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करूंगा तो पहले ए ब्रेक होगी। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन में सेम ये भी रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट string B will break first and when we apply a continue force when we apply a force continue when we apply a force continue then A will break first. So, Yes बेटा। so is it possible कि जो ब्लॉक है उसका मास है हाँ। and हमने like we applied very less force, so because of the mass of the block only the B string will be. नहीं लेस फोर्स नहीं, अपन कह रहे कि देखो ये हैंगिंग कंडीशन में है, स्ट्रिंग ए और बी अपन कह रहे कि वर्टिकल पोजीशन में है, मतलब ए की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो वेट को बियर कर सकती है, ए स्ट्रिंग की कैपेसिटी है वो अपन कह रहे कि मास इस मास से ज्यादा वेट को बियर कर सकती है, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर हमने मास ही बहुत ज्यादा अटैच कर दिया तो पहले ए टूटेगी, बट हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो मास एम से भी ज्यादा फोर्स को बियर कर सकती है, उसके बाद में हमने फोर्स को अप्लाई किया। तो जब मैं इंपल्सिव फोर्स दूंगा तो पहले स्ट्रिंग जो है नीचे वाली बी है वही उसी के टूटने की प्रायोरिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी पहले वही टूटेगी, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे पहले टूटने की पॉसिबिलिटी बी की होगी, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो फोर्स ए तक ट्रांसफर नहीं होगा। और वही फोर्स अगर मैं कंटिन्यू फोर्स लगाऊंगा तो ए पर टेंशन क्या होगा, mg प्लस अप्लाइड फोर्स। तो ए स्ट्रिंग में जब कंटिन्यू फोर्स लगेगा तो ए स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा आएगा, इसका मतलब ए के टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर? कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m है और v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम p वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको अपन लीनियर मोमेंटम कहेंगे, और लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज along the direction of velocity। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, तो ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, या हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं, ये इसका ऐसा यूनिट है। न्यूटन इंटू सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है।
acting on the body, net external force on the body is equal to the rate of change of linear momentum with respect to time. According to second law, the net external force acting on the body is equal to the rate of change of linear momentum with respect to time. जैसे अपन कह रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर मोमेंटम में चेंज बेटा डेल्टा पी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, नेट एवरेज एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये एवरेज एक्सटर्नल फोर्स है, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स। एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा एफ if डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का। हम कह रहे कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो भी टेंड्स टू जीरो होगा, और उस केस में बेटा अपन कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज ऑफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी, और उसको अपन कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इंस्टेंटेनियस हो जाएगा and that will be equals to dp by dt. F external that will be equals to dp by dt. Rate of change of linear momentum with respect to time होगा। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो p है, p बेटा क्या आता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको अपन लिख सकते हैं F external that will be equals to d by dt मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे बेटा दो केस स्टडी करेंगे। केस वन में अपन कह रहे इफ m कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है एंड v वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, उस केस में बेटा अपन कह रहे कि एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करें तो वो होगा m इंटू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, बोलो बेटा डी वी बाई डी टी किसके इक्वल होता है एक्सीलरेशन। तो डी वी बाई डी टी को ये लिख सकते हैं, तो उस केस में बेटा अपने को मिला तो यहाँ से अपने को मिला एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो अब तक अपन फोर्स पढ़ते आए हैं कि फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, उसका प्रूफ ये हो गया कि एफ एक्सटर्नल एम इंटू ए वेक्टर के इक्वल होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो ये होगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और उसी को बेटा अपन क्या कहते हैं न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, क्या होता है बेटा फोर्स की सीजीएस यूनिट, बोलो बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, क्या होता है बोलो नो, स्तुति बताओ क्या होता है क्या pascal क्या
सर मैं भूल गई। ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे पढ़ रहे पीछे बोल रहे हो। सीजीएस यूनिट होता है बेटा डाइन, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन है। और रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है? 10⁻⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन होता है। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा फोर्स का? m1 l1t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। m1 l1t माइनस 2 के इक्वल होगा। अभी हम बात कर रहे हैं केस 2। केस 2 में अपन कह रहे हैं इफ मास इज वेरिएबल, मास वेरिएबल है और बेटा अपन कह रहे कि v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है। उस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स होगा v dm/dt के इक्वल होगा। F एक्सटर्नल इक्वल्स टू v dv/dt होगा। ये वेरिएबल मास वाले जो क्वेश्चन है वो अभी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर में पूछते हैं। बाकी मेजर जो पोर्शन है वो अपन सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम अपन यूज करते पढ़ेंगे वहां पर। इस चैप्टर में अपन वेरिएबल मास सिस्टम नहीं पढ़ते। तो दो फोर्स हो गया, एक अपन कह रहे कि जब मास कांस्टेंट है तो m इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, और दूसरा अपन कह रहे कि अगर मास वेरिएबल है तो v dm/dt के इक्वल होता है। ए फोर्स ऑफ relatively high magnitude acts on a block for very small time interval, then we cannot measure the force directly, but we can measure the effect of force in terms of impulse. हम फोर्स को मेजर ना करके फोर्स के इफेक्ट को इम्पल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और इम्पल्स बेटा होता क्या है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे इम्पल्स, उसको अपन जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, और वो होता है मोस्टली फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अभी हमने कहा कि जो टाइम इंटरवल है वो वेरी स्मॉल होता है, तो हम उसको इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी टी भी लिख सकते हैं। ये बेटा इम्पल्स हो गया। इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी टी, ये इम्पल्स है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा। और अगर अपन इसकी यूनिट देखें एसआई यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो न्यूटन इनटू सेकेंड वो अपन कह रहे कि इसकी एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगा m1 l1t माइनस 1, ये इसका डायमेंशन होगा। इक्वल्स टू बेटा डी पी के इक्वल है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये हमने लिखा एफ एक्सटर्नल डी टी इक्वल्स टू बेटा इंटीग्रेशन डी पी, और एफ इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी टी बेटा वो क्या था? इम्पल्स था, और उसको अपने लिखा इंटीग्रेशन डी पी इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। तो जो इम्पल्स हैं वो हमें मिला
final momentum minus initial, and that is called change in linear momentum. इसी को अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहेंगे, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. Impulse momentum theorem. Impulse is equals to change in linear momentum. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन अपन यूज करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे कि कार की वो 5 मीटर माइनस 15 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है. टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा 0.02 सेकेंड है, 0.02 सेकेंड है. और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द इम्पल्स, and also find the force applied by the wall on the car. Force applied by the wall on the car. कार पे अपन वॉल कितना फोर्स अप्लाई करेगी वो फोर्स अपने को फाइंड करना है. तो देखो इम्पल्स अभी हमने डिफाइन किया क्या होता है. इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे जो मास ऑफ द कार है वो एक चीज और गिवन है, दैट इज 1000 किलोग्राम का. कार का जो मास है वो 1000 किलोग्राम के इक्वल है. तो अभी अपन कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम, उसको बेटा आपने लिखा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास अपने पास 1000 के इक्वल है. फाइनल वेलोसिटी बेटा 5 आई कैप है. इनिशियल वेलोसिटी माइनस 15 आई कैप है. तो यहाँ से अपने को कितना मिला 1000 इंटू 20 और ये बेटा आई कैप, मतलब हम कह सकते हैं 20,000 न्यूटन सेकेंड के इक्वल होगा. ये बेटा इम्पल्स है और आई कैप हो गया. ये फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड बेटा अपने को पूछा गया है कि कितना फोर्स लगेगा. तो जो फोर्स है एवरेज फोर्स है वो होता है बेटा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. डेल्टा पी ऑलरेडी फाइंड कर लिया बेटा 20,000, और टाइम कितना बेटा 0.02. तो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया. इससे अपने को मिला 10⁶ न्यूटन. ये अपन कह रहे कि एवरेज फोर्स होगा जो वॉल है वो कार पर लगाएगी. According to third law of motion, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. According to third law of motion, every action has equal and opposite reaction force. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स के इक्वल है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. अभी तो अपन कह रहे कि इक्वल एंड अपोजिट कैसे. फॉर एग्जांपल कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि हम फुटबॉल की किक लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स बेटा ये फिट फुटबॉल पे लगाएगा उतना ही फोर्स अपन कह रहे कि फुटबॉल है वो फिट पे लगाएगा. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि F1 इक्वल्स टू बेटा माइनस ऑफ F2 वेक्टर के इक्वल होगा. F1 वेक्टर है वो माइनस ऑफ F2 वेक्टर के इक्वल होगा. दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है.
अब इसके लिए कुछ पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे इन नेचर एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। इन नेचर every force exists in the form of pair। इन द फॉर्म ऑफ पेयर। कोई भी फोर्स बेटा अपन कह रहे कि सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होना डेफिनेटली, मतलब उसका रिएक्शन होगा ही होगा। तो इन नेचर एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सेकेंड बेटा अपन कहेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर does not cancel each other, does not cancel each other, each others, because action reaction pair does not cancel each other because they act on two different surfaces. They act on two different surfaces. Two different surfaces, दोनों ही फोर्स दो डिफरेंट सरफेसेस पर एक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अपन करें तो फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि फील्ड फोर्स, फर्स्ट जो फोर्स है वो फील्ड फोर्स है, और सेकेंड फोर्स अपन कह रहे कि कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स या अपन इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो 11th में बेटा जो अपन नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे वो है वेट फोर्स। वेट फोर्स इज द फील्ड फोर्स, वेट फोर्स दैट इज द फील्ड फोर्स, और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके अलावा जितने भी फोर्स बेटा अपन पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स, वो बेटा कांटेक्ट फोर्स है। हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, वो बेटा कांटेक्ट फोर्स है। हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स है। हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स है। तो फोर्स को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फील्ड फोर्स और दूसरा अपन कह रहे कि कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स में वेट फोर्स के अलावा भी जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी फील्ड फोर्स है, बट वो अपन 12th में पढ़ेंगे। अगर हम 11th में जो पढ़ने वाले फोर्स है तो उसमें वेट फोर्स है, दैट इज द पार्ट ऑफ फील्ड फोर्स। तो अभी वेट फोर्स क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वेट फोर्स। तो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स होता है उसको बेटा अपन वेट फोर्स कहेंगे। जैसे ये अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m है, तो उसका वेट फोर्स W मास इंटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो वेट फोर्स किसका पार्ट है, फंडामेंटल फोर्सेस का अगर पार्ट देखें तो कौन सा फोर्स हो गया बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स का पार्ट है। वेट फोर्स इज द पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा। दूसरा ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। हमेशा अपन कह रहे कि फोर्स अर्थ की तरफ होगा, और फोर्स होगा कितना बेटा, मास इंटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन, m इंटू जी के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, देखो कोई भी फोर्स सरफेस के नेचर पे डिपेंड करे, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करे, वो सभी अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे। तो ग्रेविटेशन मतलब वेट फोर्स के अलावा जितने भी फोर्स है, टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सभी मटेरियल और सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए सभी कैसे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
always acts perpendicular to the contact surface. Always acts perpendicular to the contact surface. Also called perpendicular component of contact force. Perpendicular component of contact force. कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो बेटा नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स बेटा किस टाइप से लगेगा, जैसे अपने पास एक ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा है, तो इस ग्राउंड के कारण बेटा नॉर्मल फोर्स नीचे, ग्राउंड के ब्लॉक के कारण ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा और ग्राउंड के कारण इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। ये बेटा इसका नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस टाइप से जैसे बेटा ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये ब्लॉक हमने कुछ इस टाइप से रखा है, तो हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जैसे इक्वल एंड ऑपोजिट अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक के कारण ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड होगा और अपन कह रहे कि ग्राउंड के कारण या इंक्लाइन प्लेन के कारण सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल फोर्स बेटा कुछ इस टाइप से अपन ड्रॉ करेंगे। फिर तीसरा बेटा अपन बात करें फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को डिटेल स्टडी आगे अपन करेंगे। अभी सिंपल अपन उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं और कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स ये भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और always acts opposite to the relative motion. Always opposes the relative motion or the tendency of relative or the tendency of relative motion. Always opposes the relative motion और the tendency of relative motion। या तो relative motion कर रहा है या relative motion करने की टेंडेंसी है उसके ऑपोज करेगा। जैसे ये एक ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक को अपने ग्राउंड पे बेटा रखा है और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स लग रहा है बट ये मोशन नहीं कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक के स्लाइड करने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, राइटवर्ड होगी। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स बेटा अपन कह रहे कि ग्राउंड ब्लॉक पर इधर लगाएगा और ब्लॉक ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा और फ्रिक्शन फोर्स को हम एफ ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। अगर इसको अपन रफ सरफेस पर रखेंगे तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी राइटवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड लगा। फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर स्प्रिंग में बेटा एक्सपांसन एक्स डिस्टेंस से एक्सपांसन हुआ। ये x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू x से एक्सपांसन हुआ। जब अपन कह रहे कि स्प्रिंग एक्सपांड होती है बेटा, ये अपन कह रहे कि एक्सपांशन इसमें हो रहा है, तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्प्रिंग फोर्स ये भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स अगर देखें तो हम कहेंगे कि जब स्प्रिंग एक्सपांड होती है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, जैसे बेटा हमने इस स्प्रिंग पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको x डिस्टेंस से हमने कंप्रेस किया। एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है बेटा, F एक्सटर्नल अंदर की तरफ। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इस एंड पर भी बेटा बाहर की तरफ लगेगा F स्प्रिंग। तो जब एक्सपांड होती है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, कंप्रेस होती है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। अभी ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे फर्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
नेचर ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि ये भी स्प्रिंग के मटेरियल पर, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा अपन कहेंगे स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स which tries to regain its initial position. Its initial position. It tries to regains its initial position. Spring force is restoring force and which tries to regains its initial position. Initial position को गेन करने का काम करता है।